नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में आज बात होगी गोल्ड और सिल्वर को लेकर के, क्योंकि पूरा हफ्ता बाकी है और हफ्ते के पहले ही दिन गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी दिखाई दे रही है। सिल्वर में करीब करीब 123 रुपए के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर देखें तो लगभग फ्लैट कारोबार है, लेकिन अगर गोल्ड में देखें तो करीब करीब 1000 रुपए से ज्यादा की यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। आगे क्या कुछ होने वाला है, इस हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है, कितनी बढ़त आ सकती है, या फिर जो तेजी चल रही है उस तेजी पर ब्रेक लगने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कमोडिटी समाचार से अंकित कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है अंकित सर आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, मैं बढ़िया। लेकिन गोल्ड सिल्वर जिस तरीके से सर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लग नहीं रहा है कि अच्छा रहने देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमने तेजी देखी है तो एक्सपेक्ट करा था। लास्ट वीक जब हमने बात करी थी तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि इसके अंदर तेजी है और 1,60,000 1,64,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। राइट। ऑलमोस्ट हमने 1,64,000 तक के टारगेट देख लिए हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अभी $4650 के आसपास चल रहा है। अभी भी एक्सपेक्टेशन है मेरी कि 4730 से $4780 तक का ये एक लेवल टच कर सकता है। उसके बाद करेक्शंस कैसे आते हैं, क्या नहीं होता, मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं मार्केट के यूएस के अंदर, तो उसको देखना थोड़ा जरूरी होगा। जो जैक्सन होल के अंदर मीटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके पहले फेड चेयरमैन की स्पीच भी होगी, तो उसके कारण मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शंस मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, या तो उसके पहले देखने को मिलेगा या फिर उनके बोलने के बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन करेक्शंस ड्यू है मार्केट के अंदर, तो करेक्शंस तो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने करीब करीब यहाँ पे 24,000 रुपए की तेजी, चांदी के अंदर बात करें तो करीब करीब 30,000 रुपए की तेजी यहाँ पे हमने देख ली है। अब यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट्स मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए इस वीक के लिए, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट इस वीक में काफ़ी आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। सर अगर देखें यहाँ से तो अगर बड़ी तेजी अभी आने की यहाँ से उम्मीद है क्या? जो 1,90,000 के आसपास जब गोल्ड गया था तो ऐसा लग रहा था कि 2 लाख पार करेगा, तो क्या उस फेज में तो पार नहीं कर पाया, लेकिन क्या लग रहा है इस फेज में पार कर जाएगा 2 लाख? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस फेज में पार कर जाएगा और 2,05,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी करेक्शन ड्यू है। अभी इतनी जल्दी कहना बहुत मुश्किल होगा। एक मैं सिनेरियो आपको यहाँ पे क्रिएट करके देता हूँ पूरा। 4730 से $4780 मैंने अभी बोला है कि यहाँ तक आ सकता है गोल्ड। राइट। $4,900 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। 4900 का अगर इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो फिर मान के चलेगा कि 46 4700 के आसपास हम लोग बाइंग अपनी स्टार्ट कर देंगे वापस से, क्योंकि 49 ऊपर के लेवल पे तो डेफिनेटली मैं बाइंग नहीं करूंगा। इसी रैली में, मतलब इस सेम कंटिन्यूएशन में, बिना पैनिक के, बिना करेक्शन के, अगर ये 4900 ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद करेक्शन आएगा और बेस्ट बाइंग रेंज $4700 से 4600 के आसपास रहने वाली है। लेकिन अगर $4900 का लेवल ब्रेक नहीं करता, उसके पहले करेक्शन आता है, तो फिर मुझे लगता है कि 4300 के आसपास का एक बहुत अच्छा रेंज रहेगा जहां पे हम वापस से बाइंग कर सकते हैं। 3900 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और टारगेट की बात करेंगे तो वापस से 4900 और 4900 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर 5200 तक की बात करेंगे। लेकिन अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडियन मार्केट में लगातार हमको तेजी देखने को मिल रही है। सबसे बेस्ट सिनेरियो अभी भी अगर बात करूंगा तो करेक्शन का वेट है 1,64,000 पे, तो डेफिनेटली मैं फ्रेश बाइंग की बात नहीं करूंगा। और मैंने आपके चैनल पे लगातार, जब ये 1,48,000 था तब भी मैंने बोला था इसके अंदर बाइंग करके चलिए। अब इस लेवल पे करेक्शन का वेट है। अगर ये 1,67,000 1,68,000 भी चला जाता है तो भी आप ऊपर के लेवल पे, जो फोमो होता है, फोमो के अंदर फंसने की कोशिश मत करिए। नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तब वापस बाइंग करेंगे। मुझे लगता है कि फर्स्ट बाइंग वापस से 1,55,000 से 1,52,000, 1,55,000 से 1,52,000 की जो रेंज रहेगी वो बेस्ट बाइंग रहेगी। मैक्सिमम पैनिक 1,48,000, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये कभी मिल गया, वर्स्ट के सिनेरियो है कि मिल गया तो मिल गया, लेकिन 1,40,000 के नीचे अब गोल्ड जाना मुश्किल लगता है। और आने वाले टाइम में, जैसा आपने पूछा कि क्या ये 2 लाख के लेवल को क्रॉस करेगा, तो मुझे लगता है यस, ये 2 लाख के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। अब वो क्या कारण बनेंगे, कैसी चीजें रहेंगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जिस हिसाब से हमने तेजी देखी है, ये कंटिन्यू रहने वाली है और आने वाले 2,05,000 तक के टारगेट्स हम देख पाएंगे। ओके, आने वाले समय में 2,05,000 तक गोल्ड पहुंच सकता है। सर इस वीक में अगर देखें, कोई ट्रेडर हो जो इस वीक के लिए स्ट्रेटजी चाहता हो, तो उसके लिए कौन कौन से लेवल अहम होंगे सर, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए? देखिए, इस लेवल पे स्ट्रैटेजी अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की बात रहेगी। तो स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो यही रहेगी कि कॉशियस रहना है आपको ऊपर के लेवल पे, और ऊपर के लेवल पे अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेलिंग की, तो डेफिनेटली सेलिंग करके नहीं चलना है, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अभी का सिनेरियो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे $4450 एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। अगर आपको वापस से कोई करेक्शन मिलता है तो $4580 से $4550 के आसपास मिलता है तो गोल्ड के अंदर बाइंग करी जा सकती है, और टारगेट वही रहेगा 4730 से 4780। ओके। 4730 से 4780 के बीच में अगर गोल्ड आता है और आपने अगर खरीदारी कर रखी है, पोजिशनल खरीदारी कर रखी है एमसीएक्स के अंदर, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपने फिजिकल खरीदारी कर रखी है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे पे वापस से ही खरीदारी करनी है।
अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं तो अपनी पोजीशन को बना के रखिए, लंबे समय में बहुत अच्छी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आपने लोअर लेवल पे खरीदा है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इंतजार करने का बात करूँगा, क्योंकि जो थर्सडे और फ्राइडे है, वो काफ़ी क्रूशियल डे रहेगा, क्योंकि जैक्सन होल में जो मीटिंग होनी है, जो वहाँ पे सिम्पोजियम होना है, तो वहाँ पे ग्लोबल मार्केट के जितने भी सेंट्रल बैंक के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सेंट्रल बैंक्स के वहाँ पे जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, वो सब वहाँ पे आएँगे। उसके बाद में फेड की स्पीच भी होनी है, बहुत सारी चीज़ें होनी है, तो मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है, इसलिए ट्रेडर्स को कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है और फ्रेश बाइंग करने से यहाँ पर थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो थोड़ा करेक्शन भी आ ही सकता है। एक बड़ी तेज़ी के पहले जो वही है ना कि सर, 2 कदम आगे बढ़ाने से पहले 1 कदम पीछे लेना पड़ता है, तो कहानी बन बिल्कुल, सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर, सही बोल रेशियो क्या कह रहा है सर गोल्ड सिल्वर का? गोल्ड सिल्वर रेशियो बिल्कुल स्टेबल है। नीचे में हमने देखा है 65 का एक सपोर्ट बन रहा है और ऊपर में 70 का एक रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल बीच में चल रहा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रख रहा है, क्योंकि सिल्वर में जितनी तेजी आई है उतनी ही गोल्ड में तेजी आई है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट्स कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और कुछ समय अभी ये सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ओके, टेक्निकल टर्म में अगर देखें तो आरएसआई क्या इशारा कर रहा है सर? देखिए आरएसआई अभी थोड़ा-सा ओवरबॉट ज़ोन में गई है। यहाँ पे थोड़ा-सा इसलिए करेक्शन का वेट है, लेकिन जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, वहाँ पे आपको अग्रेसिवली बाइंग और मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे आरएसआई जो बोल रही है, वो बोल रहा है कि अब थोड़ा-सा आपको वेट करना चाहिए, करेक्शंस का मार्केट के अंदर ड्यू है। जब तक करेक्शंस नहीं आ रहे हैं, तब तक फ्रेश बाइंग की यहाँ पे मैं बात करूँगा, तो वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ओके, अभी सर जो जैक्सन होल में जो मीटिंग होने वाली है उसमें अगर फेड हॉकिश रहता है तो यहाँ से कितनी बड़ी गिरावट आप देख रहे हैं? क्योंकि एक मतलब 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी आई है, करीब-करीब 13 से 14% के आसपास की गोल्ड में तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर रेट हाइक की संभावना बनती है यहाँ से, तो कितनी गिरावट आप देख रहे हैं? देखिए, रेट हाइक की संभावना यहाँ पे अभी बनना मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के अंदर चुनाव है। चुनाव के कारण वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे रेट हाइक वाली कोई भी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आए। अब यहाँ पे जो हॉकिश है, आपने बोला है, डेफिनिटली वो हॉकिश स्टेटमेंट रहेगा, डॉविश तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हॉकिश इसलिए रहेगा, वो बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि हम मार्केट को देखेंगे, मार्केट के अंदर डेटा इंटरप्रेट करेंगे, उसके हिसाब से जो कंडीशन बनेंगी हम उसके अंदर देखेंगे। अभी इन्होंने जो गोल्ड है, जो बॉन्ड की बाइंग करी है, वो केवल 1% है। अगर इनका टोटल डेट देखा जाए तो $40 ट्रिलियन के आसपास का है और $40 ट्रिलियन के डेट क्या है, अगर अगेंस्ट में देखा जाए तो उन्होंने 4 बिलियन डॉलर की यहाँ पे इन्होंने बाइंग करने की बात करी है। तो वो जो बाइंग कभी कर रहे हैं, तो उससे बायबैक है, उसके कारण हमने यील्ड को गिरते हुए देखा, जिसके कारण से गोल्ड प्राइसेस एक शार्प अपसाइड मोमेंटम लिया है। अभी जैक्सन होल में किस तरह की स्टेटमेंट देंगे वो तो अलग बात है, लेकिन यूएस की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, $40 ट्रिलियन का डेट अच्छा नहीं है। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट को जो कम करने की कोशिश करी जा रही है, अगर ये कम करते हैं तो भी गोल्ड बढ़ेगा, अगर इसको ये बढ़ाने की बात करते हैं तो भी गोल्ड बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब वहां पे पहुंच चुके हैं हम लोग, उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां से गोल्ड को रोकना काफी नामुमकिन लगता है। ओके, यहाँ से गोल्ड को रोकना काफ़ी नामुमकिन लगता है, लेकिन ब्रेंट क्रूड सर कुछ और इशारा कर रहा है, लग रहा है महंगाई बढ़ने वाली है। आज हालांकि गिरावट देखने को मिल रही है, ब्रेंट क्रूड में करीब-करीब 1.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और $92 प्रति बैरल के आसपास अभी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा रोल प्ले कर रहा है सर गोल्ड सिल्वर में? क्रूड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस यहाँ पे स्टेबल हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं $85 WTI ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा 8100 के आसपास चल रहा है। आप मान के चलिए $80, आप मान के चलिए $80 यहाँ पे एक बेस रेंज बन जाएगी। ऊपर में इसको जाना नहीं है, नीचे में जाना नहीं है। आपको गोल्ड की स्थिति पता होगी, एक समय आया था जहाँ पे गोल्ड के अंदर मूवमेंट बंद हो गया था और कुछ सीमित दायरे में फंस गया था। सेम सीमित दायरे में अब ये क्रूड ऑयल फंसता हुआ नजर आएगा। $70 के नीचे इसके काफी अगर देखा जाए तो इसके अंदर पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, तो वहां पे 70 के नीचे जाना इसको मुश्किल रहेगा और ऊपर में 90 के ऊपर जाना मुश्किल रहेगा। $80 इसका एक बेस रेंज बन जाएगा। रीजन, अगले 3 महीने यूएस के अंदर चुनाव है। चुनाव के पहले महंगा ये करने नहीं देंगे और सस्ता ये करने नहीं देंगे, चाहे वो ईरान हो चाहे अमेरिका हो। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि क्रूड ऑयल महंगा हो और ईरान बिल्कुल नहीं चाहेगा क्रूड ऑयल सस्ता हो। तो यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर के बीच में ये फंस जाएगा और $80 के आसपास आप मान के चलिए WTI आपको रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इस समय फिलहाल $80 का सपोर्ट है, ऊपर में 88 से $90 का रेजिस्टेंस है। किस तरफ मूवमेंट होगा उसको देखना मुश्किल है। मुझे लगता है इस समय क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड करना काफी मुश्किल है और ये स्टेबिलिटी यूएस के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। यूएस के अंदर इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल हो गया तो उसके साथ साथ आप देखिएगा इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने वाली बात हो रही थी उसको स्टेबल या कट करने की चर्चाएं बहुत आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। जैसे ये चर्चा देखने को मिलेगी, गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को वापस से ये मूवमेंट अपसाइड को देने के लिए तैयार रहेगा। ओके, वापस से गोल्ड सिल्वर का मोमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन सर एक थोड़ा सा दुख भी होता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो शादी ब्याह के लिए जिनको सोना खरीदना है उनके लिए उनको तो काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं।
देखिए, इसकी प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी और कीमतें जितनी बढ़ चुकी हैं आज की तारीख में अगर हम बात करें तो 50,000 का गोल्ड एक हम देखते थे 2022-23 के आसपास और कोरोना के बाद में जो हमने तेजी देखी है और आज इस समय 1.5 लाख के ऊपर 1,60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है गोल्ड, तो अब ये आम आदमी के लायक तो रह नहीं गया। आज की तारीख में अगर देखें तो ज्वेलरी की डिमांड कम होती नजर आ रही है। आज की तारीख में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो डिमांड हो रही है वो बड़े प्लेयर्स के द्वारा या फिर एक मिडिल क्लास ज्यादा से ज्यादा 1 ग्राम का गोल्ड है, 2 ग्राम या 5 ग्राम कॉइन्स या बार्स लेने की बात कर रहा है। अब ज्वेलरी जो है वो कंज्यूमेबल आइटम हो गया है। तो अब वहां पे जितनी जरूरत होगी शादी में उतना ही लिया जाएगा। जितनी कम कैरेट की हम ज्वेलरी लेंगे उतना वहां पे उनको नुकसान ज्यादा होने वाला है। तो अब इसको कंजम्पशन मॉडल के हिसाब से देखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट मॉडल से बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। तो ज्वेलरी जो है वो कंजम्पशन है, जितनी जरूरत है केवल उतना ही लेना है। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कॉइन्स एंड बार्स के अंदर ही होने वाला है। तो आम आदमी के ऊपर बोझ तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन अब गोल्ड वाला जो ट्रेडिशन है वो तो है ही है। तो वहां पे जो 9 कैरेट और जो 14 कैरेट की जो ज्वेलरी है आने वाले टाइम में आपको प्रचलन देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर हम एक ज्वेलरी वाली जो आइटम है, कंज्यूमेबल आइटम, उसमें देखेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 22 कैरेट और जो 24 कैरेट या 18 कैरेट की ज्वेलरी है वो मान के चलिए कि इसका जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे कम होता नजर आएगा। क्योंकि आज की तारीख में 1,60,000 का गोल्ड है, इसमें मैं 10% का, अगर मैं सिर्फ 10% लेके मानता हूं तो 16,000 रुपए तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी मेकिंग चार्जेस हो गए। मेकिंग चार्जेस के बाद 3% जीएसटी है। तो यहाँ पे खरीदते के साथ में आप अगर मान के चलेंगे तो 13 से 14% का यहाँ पे नुकसान होता है। तो ये चीज ट्रेडर्स को समझना थोड़ा सा जरूरी है। ओके, तो क्या करना चाहिए सर उनको, क्योंकि स्त्री धन तो यहाँ पे कम होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जितना अब शादी ब्याह में खरीदारी होती थी उतनी तो होगी नहीं, कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक और चीज़ है सर, मेकिंग चार्ज भी है, तो मेकिंग चार्ज के उलट क्या करना चाहिए, क्या ईटीएफ में निवेश करना चाहिए? देखिए, अभी तो ये कहानी चल रही है कि आप ईटीएफ के अंदर एसआईपी के थ्रू डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो उस चीज को आप वहां पे अपनी ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकें। देखिए, ज्वेलरी का जो वो है फोकस, वो खत्म नहीं होगा। अब ये बात है कि जरूर है कि उसके अंदर अगर आपको 22 कैरेट में चाहिए, उसी लेवल पे चाहिए, आज से आपके पास में 1 साल या 2 साल का समय है, तो वहां पे आप ईटीएफ के अंदर निवेश करते चलिए। तो वहां पे धीरे-धीरे निवेश करके आपके पास में एक सेगमेंट बनेगा, तो वहां पे आप 10 से 15% का अगर रिटर्न मिल गया, तो वहां पे आप डेफिनेटली अपनी चीजों को वहां पे मैनेज कर सकते हैं और वो प्राइस आप पे कर सकते हैं। लेकिन आज फिर मैं वही बात बोलूंगा, यहाँ पे खरीदते के साथ में आपको 13% के आसपास का नुकसान होता है मिनिमम की अगर बात करूं। जीएसटी हो गया, उसके साथ में 10% का आपका मेकिंग चार्जेस हो गया, उसके बाद की कहानी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमेबल आइटम है वो कंज्यूम तो करना ही करना है। शादी है, आपके घर में कोई फंक्शन है, वहां पे आपको गिफ्टिंग करनी है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये बात सही है कि आम आदमी की जेब पे बहुत बड़ा बोझ है और इस बोझ को कम करने का आसान तरीका नहीं लग रहा है। अभी गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ते जाएंगे, तो जो पुराना गोल्ड है उसको डेफिनेटली रिसाइकल मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होने वाला है, क्योंकि घर से गोल्ड बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो गोल्ड राइट। चलता रहेगा और ये सिचुएशन जो है वो कैसे आम आदमी मैनेज करेगा वो देखना जरूरी है। ओके, इसमें बस एक स्ट्रैटेजी अपनाया जा सकता है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही खरीदारी करें, एक्स्ट्रा खरीदारी ना करें, ताकि जेब पर थोड़ा बोझ कम पड़े। बात कर लेते हैं सर, एक और सवाल है सर, दिवाली को लेकर के क्या टारगेट देख रहे हैं सर आप गोल्ड और सिल्वर में? उसके बाद सर देखिए, कॉपर और जिंक की बात करेंगे थोड़ा। दिवाली की अगर बात करें तो टारगेट जो हमारा था दिवाली तक 1,60,000 1,64,000 वो तो पूरा हो चुका है। अब राइट। यहाँ से तो आगे की कहानी अगले 2 महीने के लिए मुझे लगता है ये याला वीक हमको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये काफी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस इंपॉर्टेंट में ग्लोबल मार्केट में आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बड़ी चर्चा होगी और आर्थिक जो आगे का ढांचा है उसको तैयार करा जाएगा। तो आगे किस तरह की सिचुएशन रहती है वो हम इनकी स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। तो जब ये स्टेटमेंट अपना पूरा करेंगे तब हमको आगे जाके और क्लैरिटी देखने को मिलेगी। चार्ट के हिसाब से बोलूं तो मुझे लग रहा है कि तेजी है। दिवाली तक का एक्सपेक्टेड टारगेट होना चाहिए 1,65,000 1,70,000, इसी के रेंज में ये ट्रेड करना होना चाहिए। अब बहुत ज्यादा अगर महंगा हो गया तो फिर दिवाली कैसी बनेगी वो तो मैं बता नहीं सकता। ओके, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो। लेकिन 1,65,000 से 70,000 का टारगेट आपको नज़र आ रहा है। कॉपर की बात कर लेते हैं सर, कॉपर में क्या टारगेट देख रहे हैं आप सर? 1,385 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, 0.04% के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे, लगभग फ्लैट है। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए आप क्या टारगेट देख रहे हैं? कॉपर मुझे अच्छा लग रहा है। कॉपर की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 1380 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करें। जब तक ये 1360 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा तब तक मैं बिकॉली करके काम नहीं करूंगा और एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी ये 1430 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सर जिस तरीके से गोल्ड में इतनी बड़ी तेज़ी आई है, तो कॉपर में इतनी बड़ी तेज़ी आती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दी है सर। देखिए, कॉपर एक बेस मेटल इंडस्ट्रियल मेटल है और इंडस्ट्रियल मेटल अभी इस समय अगर देखा जाए तो सिल्वर भी उसी के साथ में चल रहा है। तो सिल्वर इस समय इंडस्ट्रियल मेटल है। जैसे जैसे कॉपर के अंदर मूवमेंट आ रही है वैसे वैसे सिल्वर प्राइसेस के अंदर भी मूवमेंट आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कॉपर के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी तो इसकी रैली स्टार्ट नहीं हुई है। डेफिनेटली जैसे ही सिल्वर ज्यादा महंगा होगा कॉपर के अंदर कहीं ना कहीं शिफ्टिंग की बात होगी, तो कॉपर प्राइसेस भी आपको मूव करते हुए देखेंगे। अभी स्लगिशनेस है लेकिन तेजी बाकी है। ओके सर, अंतिम क्वेश्चन है मेरा सर, शुगर को लेकर के।
क्या व्यू है सर शुगर को लेकर के? चीनी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, करीब करीब 20 रुपए के आसपास की बढ़त दिखाई दी है सर एक महीने में। शुगर देखिए, शुगर को बढ़ना था, ऐसा नहीं है कि शुगर नहीं बढ़ना था, कुछ रीज़न है यहाँ पे। बहुत सारे लोग एथेनॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन एथेनॉल वाला इतना बड़ा रीज़न नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शुगर केन की अगर लास्ट ईयर की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर रेन कम हुई थी। रेन कम होने के कारण हमने देखा था कि वहाँ पे जो गन्ना है उसके अंदर उत्पादन में कहीं न कहीं कमी देखने को मिल रही है। सेकंड है, इस साल भी अगर बात करें तो इस साल भी बारिश काफ़ी कम देखने को मिली है। कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो अनइवन रेन हुई है, और आईएमडी का जो कहना है कि इस बार जो अल नीनो का इम्पैक्ट है वो करीब-करीब 15 से 20% देखने को मिल सकता है। तो 15 से 20% सुनने में इतना ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ एरियाज को अगर मैं अनइवन देखूं तो जैसे हमने देखा है गुजरात साइड में, सूरत में बहुत ज्यादा बारिश हमको देखने को मिली है। कुछ एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, कुछ जगह पूरे में अभी तक देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटे की बारिश हुई है। तो बारिश की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में शुगर के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी हम इंडियन मार्केट में 70-75 रुपीज के आसपास देख चुके हैं, लेकिन राइट। घबराने वाली बात नहीं है। देखिए क्या है, 35 से 40 रुपए हमने बहुत समय तक कीमत देखी है। राइट। बहुत समय तक 35 से 40 रुपए कीमत देखी है। इन्फ्लेशन का कहीं न कहीं तो इम्पैक्ट रहेगा। तो शुगर के प्राइसेस तो बढ़ने थे। थोड़ा-सा लेट बढ़े हैं, लेकिन अभी एकदम से इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो लोगों में एक हाहाकार मच गया है। लेकिन ये प्राइसेस सस्टेनेबल हैं और ये लगता था कि इस प्राइस पे होना चाहिए। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो अभी $18 के आसपास चल रही है। अभी भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि 22 से $25 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कोई भी गिरावट मिलेगी तो खरीदारी करके चलना यहाँ पे बेहतर रहेगा, अगर आप स्टॉकिस्ट हैं या फिर आप निवेशक हैं। लेकिन इंडिया में स्टॉक करने की अभी लिमिट भी काफ़ी कम कर दी गई है। तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन ये केवल इंडियन मार्केट में नहीं है, ये तेजी ग्लोबल मार्केट में आई है। इसलिए यहाँ पे किसी मतलब गवर्नमेंट को फोकस करना या फिर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, मुझे लगता है ये सारी चीजें गलत है। अभी ये वाला साल थोड़ा टफ टाइम है। ये वाला साल किसानों के लिए तो हो सकता है, लेकिन किसानों को अगर उपजाऊ या फिर प्रोडक्शन ही नहीं मिलेगा, यील्ड नहीं मिलेगा, तो उनके लिए बेनिफिट कैसे होगा वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन इस समय मैं शुगर की प्राइसेस की बात करूं, अभी 75 के आसपास चल रहा है, कुछ टाइम सस्टेन करेगा। लेकिन अगर ये प्रेशर और क्रिएट होगा तो 100 रुपए के क्रॉस करने में मुझे लगता है कि बड़ी बात नहीं होगी। तो आने वाले टाइम में 100 रुपए क्रॉस कर सकता है। ओके, आने वाले टाइम में शुगर 100 रुपए क्रॉस कर सकता है। क्या लग रहा है सर, जो ब्राज़ील से चीनी भारत जो इंपोर्ट कर रहा है उससे क्या कीमतें कम नहीं होंगी देश में? थोड़ा-सा एक जिस तरह से गवर्नमेंट अभी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रही है चीनी को लेके, और जिस तरह से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इंपोर्ट्स बढ़ाने की बात करी गई है, तो थोड़ा-सा डाउनफॉल आएगा। लेकिन अगर हम बात करें ब्राज़ील में, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे भी दिक्कतें हैं। अगर शुगर की बात करें तो इंपोर्ट कितना होता है, किस लेवल पे होता है, वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। और अब तो हमारे यहाँ पे फेस्टिव डिमांड भी चालू होने वाली है, तो राइट। शुगर की तो डिमांड बहुत ज़्यादा निकल के आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा यहाँ पे कोई इम्पैक्ट मिलेगा। अगर ₹70 और ₹68 भी आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इसके अंदर तेज़ी बनी रहेगी। ओके, ठीक है सर। अंत में सर गोल्ड सिल्वर में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह होगी सर आपकी? अब थोड़ा-सा कॉशियस रहिए, बहुत बड़ी तेज़ी हो गई है, और वापस से उसी फोमो में मत आइएगा। बहुत बड़ी तेज़ी हो गई तो अब हम यहाँ के ऊपर में जाके खरीदें, नीचे में करेक्शन का वेट करिए। ऐसा नहीं कि मार्केट वन वे चलेगा, करेक्शंस मार्केट का पार्ट एंड पार्सल रहेगा, उसको चीज़ को ध्यान रखिए। और निवेश एसआईपी के थ्रू करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपका ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट है, तो ट्रेडिंग में अपनी लेवरेज को थोड़ा-सा इस समय कम करके चलिएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि 2 लाख का लेवल भी जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने 1,90,000 के आसपास बाई की थी उनको थोड़ा फ़ायदा मिल सके। इस पूरे शो को लेकर डिस्क्लेमर क्या है सर आपका? डेरिवेटिव मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।